नसिंग जंग का 8वां दिन जो है वो शुरू हो रहा है, और अगर आप सूरत हाल का बिल्कुल गैर जानिबदार अंदाज के अंदर भी अगर आप एनालिसिस करें और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स जो इस वक्त बात कर रहे हैं और उसको सामने रखें और जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उसको देखें, तो यह बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कही जा सकती है। सारी दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात के ऊपर कन्विंस है कि ईरान ये जंग जीत चुका है, ठीक है ना। ईरान इस जंग में फातेह हो चुका है, बावजूद इसके कि अमेरिका और इजराइल जो मर्जी जुल्म कर रहे हैं, जो मजीद जुल्म करने का वो इरादा रखते हैं, वो कुर्दों को दाखिल करने का इरादा रखते हैं, वो और कौन कौन से रुथलेस प्लान्स हैं, वो आखिर में एटमी ताकत भी इस्तेमाल करने से जब गुरेज नहीं करेंगे। ये जंग जो है इस वक्त उनको गले पड़ चुकी है, बहुत जिल्लत में शिकस्त उनको देखना जो वो पड़ रही है। और क्लैरिटी के साथ आप चीजें देख सकते हैं, ईरान ने 70 मिनट के अंदर रिस्पॉन्ड किया है। 8वां दिन है ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है, उन पर बमबारी इतनी शदीद है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, ईरानियंस मुतहद खड़े हुए हैं, ठीक है ना। इतना जुल्म और इतनी कोशिशें, प्रोपेगेंडा मशीन, सब कुछ इस्तेमाल करके ईरानियंस इस वक्त मुतहद खड़े हुए हैं, और ईरानियंस का जो जवाब है वो एस्केलेट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है सोफिस्टिकेटेड अंदाज के अंदर। और सबसे बड़ी बात मुझे बताइए, क्या ईरानियंस, उनकी लीडरशिप, क्या वो छोड़कर इस रीजन को जा रहे हैं? इस रीजन को इस वक्त छोड़ के कौन जा रहा है? फौज किसकी भाग रही है? किसके लिए यह रीजन जब वो अनसेफ हो चुका है? तो इससे आपको क्या ईरान की लीडरशिप जो है वो मॉस्को भाग गई है? ईरानी तो मौजूद है ना भाई, ईरान तो जवाब दे रहा है। भाग कौन रहा है इस वक्त? कभी आज से पहले आपने दुनिया की हिस्ट्री में ये देखा है कि हमला करने वाले भाग रहे हो? मतलब आप एक सुपर पावर और एक स्ट्रेटजी और सारा कुछ प्लानिंग और इतने ताकत, इतने वसाइल, सारा कुछ टेक्नोलॉजी, और हमला करके चौथे दिन भागना पड़ा है। इससे बड़ी कोई हजीमत जब हो सकती है? यानी रीजन को अपने लिए ही अनसेफ बना रही है, यह है जनाब वाली स्ट्रेटजी। तो एक इंटरनेशनल कोर्ट का जो है वो आप समझ लें कि वांटेड है, और दूसरा एप्स्टीन फाइलर है। दोनों की ये जंग है और नतीजा आपके सामने है। देखिए बात यह है कि ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स थी और जो उसके बयान थे, जो उसके इकदाम थे, तो वो थोड़े डरावने थे, और वो इस बात का पेशखामा दे रहे थे कि दुनिया के अंदर ये करने क्या जा रहा है। जब वो ये कह रहा था कि इंटरनेशनल लॉ की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, और मेरी मोरालिटी ही मुझे बताएगी कि क्या सही है क्या नहीं, और मेरी मोरालिटी क्या है जो मेरा जहन बताएगा। और भाई ऐसे शख्स को जेन के जो जगह है ना वहां पर जाकर उसका जो है ना ट्रीटमेंट वो होना चाहिए। वो कह रहा है मेरी मोरालिटी बताएगी कि क्या सही और क्या गलत। मैं इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, जो कांग्रेस को नहीं मानता, जो अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन क्या है उसको नहीं मानता, और इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, यूनाइटेड नेशन को नहीं मानता, तो फिर ये बंदा जो है वो दुनिया के लिए क्या लेकर आएगा? अमन लेकर आएगा। और फिर जब इसने मडोरो को उठाया है, क्या दुनिया उस वक्त भी उसने अंदाजा नहीं लगाया कि ये कैसी दुनिया बनाने जा रहा है? और जब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आलमी अदालत जो इनकी अपनी बनाई हुई है, उसके जजेस जो कि इनके अपने हैं, उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहे थे कि तुमने नेतन्याहू के खिलाफ वारंट्स क्यों जारी किए, जेनोसाइड के खिलाफ एक फैसला क्यों दिया है? तो ये चीजें क्या डरावनी नहीं थी दुनिया के लिए कि ये दुनिया को किस डायरेक्शन, अगर वो ऐसा वर्ल्ड व्यू रखते हैं तो वो आगे आगे जो मजीद क्या करेंगे? तो इनका घमंड, सिर्फ इस घमंड के अंदर आकर इन्होंने ये हमला किया है। वगरना अगर ये थोड़ा सा ट्रंप भी देख लेता तो ओबामा जैसा शख्स और बुश जैसा शख्स और बिल क्लिंटन जैसा शख्स, उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया, और उस वक्त का ईरान कमजोर ईरान था। आज का ईरान कहीं ज्यादा ताकतवर ईरान है, और बिल क्लिंटन से लेकर ट्रंप तक ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी जिसमें एक ही सुपर पावर है। आज तो रशिया और चाइना भी उनका रिटर्न ऑफ द पावर हो चुका है। उस वक्त तो बिल्कुल, यानी बिल क्लिंटन का जो दौर है उस पर शदीद दबाव है, और आपको पता है कि एप्स्टीन का वो कितना दोस्त है, उस पर शदीद दबाव है कि ईरान पर अटैक करो, उसने नहीं किया। यूनिपोलर वर्ल्ड है। बुश कितने ओआईसी मुल्कों को तबाह किया और कहा कि क्रूसेड वॉर वो छेड़ रहा है, नहीं हमला किया ईरान पर। ईरान उस वक्त कमजोर भी था। तो थोड़ी सी अगर ये भी रिसर्च कर लेता ईरान के बारे में तो ये कभी भी हमला ना करता। ये बदमाश साथी की तरह इसने हमला किया, और अब इसमें ये फंस गया, अब उसमें फंस गया है, और फ्रस्ट्रेशन है और गुस्सा है और मजीद सफाकियत है। जितना डैमेज हो रहा है उतनी ये कारपेट बॉम्बिंग बढ़ा रहे हैं। तो ईरान ने फैसला कर लिया है कि वट एवर द कॉस्ट इज, दे विल कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड। और मैंने आपके सामने मिसाल रखी पिछली वीडियोस के अंदर कि रशिया, इतनी कैजुअलिटीज, रशिया जैसा मुल्क उसको अफोर्ड करके बैठा हुआ, क्योंकि डू और डाई वाला मामला है। रशिया वो जंग हार गया तो बस खत्म, सब खत्म। तो इसलिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, उनको एक आलमी जंग लड़ना पड़ी तो वो भी लड़ेंगे। तो यही मामला ईरान का है, डू और डाई वाला मामला। तो अब जरा देखिए ईरान के जो ताबड़तोड़ हमले जो इस वक्त जारी हैं, और कोई ऐसा अब लम्हा नहीं है कि वहां पर बमबारी ना हो रही हो, वहां पर सायरन्स ना बज रहे हो। तो ईरान की जानिब से डायमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, पहली बार उसके इर्द गिर्द जब अटैक किया गया, उसके बिल्कुल करीब जाकर
कुछ मिसाइल गिरे हैं वहां पर, ठीक है ना, बिल्कुल करीब अटैक किया गया। और ये बहुत बड़ा सिग्नल है क्योंकि ईरान ने कहा कि अगर कुर्दों को दाखिल करोगे तो हम ये डमोना को हिट करेंगे। और ये आज उन्होंने सिग्नल भी दे दिया कि हमारे ड्रोन्स और मिसाइल को पता है कि डमोना कहां है। और वैसे भी जो चाइनीज और रशियन सैटेलाइट्स है वो इस रूल ऑफ द गेम को तो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो इसमें जंग का पासा जब वो पलट चुके हैं। तो ईरान की जानब से ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, नए बराजे जब वो फायर किए गए हैं, तल अवीव को निशाना बनाया गया है। और एक टैंकर भी नहीं है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर सका हो, पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट है, एक टैंकर भी यहां से गुजर सका है। और साथ ही हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ हमले जब जारी हैं, 173 सेटलमेंट्स के अंदर सायरन बजे और धमाके हुए हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमलों में। और साथ जो उन्होंने अटैक्स किए हैं उसमें पहली बार सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इजराइल की रिपोर्ट हो रही हैं, सबसे ज्यादा। इससे पहले समुद्रेज का बेटा हिट हुआ है और अब जो है वो सबसे ज्यादा इजरायली फौजियों की जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट हो रही है, 173 सेटलमेंट्स। और हिजबुल्लाह ने कहा था यहां से निकल जाओ, विड्रॉ करो, तो वो कह रहे हैं अब उसके बाद हम हमले शुरू कर दिए हमने, क्योंकि हमने ऑर्डर दे दिया था विड्रॉ करो, तो यहां से इवैक्यूएट करो, क्योंकि इजराइल बड़ी खौफनाक बमबारी जो वहां पर कर रहा है। लेकिन असल खबर तो यह है, असल खबर तो यह है, कतर ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द ऑयल जो है वो 150 बैरल फी डॉलर जब हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ऑयल क्राइसिस जब वो सामने आ रहा है ऑलरेडी, कोई कहीं पर महंगा हो रहा है, कहीं पर शॉर्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 150 बैरल डॉलर जो है ना बैरल पर उसके डॉलर पर बैरल जो है वो हो जाएगा 150, 60-65 के ऊपर ये था, फिर 70-75, फिर 80-85 और कहां पर 150। और ये कौन कह रहा है? कतर, एरा गैरा नहीं, कोई एक्सपर्ट भी नहीं, कतर 150 अफोर्ड करने के लिए तैयार है दुनिया 150। अच्छा जरा इसके साथ अगली खबर भी सुनिए। जिल्लत है नहीं महसूस करनी तो ना करे, लेकिन जिल्लत है। अमेरिका यह कंसीडर कर रहा है कि रशिया को 1 महीने के लिए अलाउ कर दिया जाए कि वो अपना ऑयल बेच ले। फॉर 1 मंथ रशिया को अलाउ कर दिया जाए कि वो अपना ऑयल बेच ले, क्योंकि जो इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया है तो उससे आलमी जो क्राइसिस एनर्जी का पैदा हो रहा है, तो रशिया को अलाउ कर दिया जाए। जंग शुरू की है ईरान के ऊपर, और इसलिए चूंकि ये ईरान रशिया की सपोर्ट कर रहा है तो पुनिश करना है रशिया को, रशिया के जो इत्तेहादी उनको तोड़ना है। और ईरान पर जंग शुरू करके रिलीफ किसको देना पड़ रहा है? रशिया को। जिल्लत है, नहीं फेस करनी तो ना करें। आप अंदाजा करें, रशिया ताकतवर है या ईरान ताकतवर है? रशिया ताकतवर, ईरान तो कमजोर सा मुल्क है। तो ईरान पर हमला करके अपने जो सबसे बड़े रिवायती दुश्मन है जिसके खिलाफ ये पिछले 100 साल से लड़ रहे हैं, उसको रिलीफ देना पड़ रहा है ईरान के चक्कर में। इससे बड़ी कोई हजीमत हो सकती है? मुझे बताइए। तो अब रशिया का ऑयल ज्यादा आएगा ताकि वो जो क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। तो आपको ईरान का प्रॉमिस याद है? ईरान ने कहा था कि हम एक तो इस ग्लोबल ऑर्डर को हिला देंगे, और रशिया और चाइना को हम ये बता रहे हैं कि हम ये जंग ऐसे लड़ेंगे कि तुम्हारे लिए भी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी रिगार्डिंग यूक्रेन एंड रिगार्डिंग ताइवान। यानी तुम एक बेटर पोजीशन के अंदर मौजूद होगे, तुम्हारे पास लेवरेजेस ज्यादा होंगी, और अगर तुमने जो भी तुमने मिलिट्री स्टेप्स या व्हाटएवर द स्टेप्स लेने हैं, रशिया फॉर यूक्रेन एंड चाइना अगेंस्ट ताइवान, दे विल बी इन बेटर पोजीशन। तो सिर्फ 8वें दिन रशिया को यह रिलीफ अमेरिका देने पर मजबूर हुआ है। और भाई लड़ाई रशिया और चाइना के खिलाफ है, ये छोटे मुल्क हैं, इनको तो डिस्ट्रॉय करके रशिया और चाइना को कमजोर करना है, और रिलीफ किसको दे रहे हैं? रशिया को। तो ये शिकस्त हर अंदाज के अंदर। तो अब जैसे इजराइल है ना, वो अपनी शिकस्त को कैसे छुपाता है? टॉप लीडरशिप को निशाना बना के, सिविलियंस को नुकसान पहुंचा के, ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को मार के, ज्यादा से ज्यादा शहरी इलाकों को मलबे का ढेर बना के बताता है ये हमने कामयाबी हासिल की। तो जो सोफिस्टिकेटेड और वाइज मिलिट्री मशीनरी होती है वो इस तरह से नहीं करती। रशिया ऐसा नहीं करता, चाइना ऐसा नहीं करता। तो अब अमेरिका भी इजराइल के नक्शे कदम, चूंकि नेतन्याहू जंग में लेकर आया ना, नेतन्याहू के जब से ट्रंप आया है सबसे ज्यादा दौरे किसने किया? नेतन्याहू ने। और बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह के अंदर नेतन्याहू और ट्रंप ने 15 मरतबा कॉल पर बात की है। इसका क्या मतलब? वो हर दूसरे रोज या तीसरे रोज वो कॉल पर बात कर रहे थे, और 7 मरतबा वो दौरा करके आया। तो ट्रंप को कौन चला रहा है? नेतन्याहू चला रहा है। और ट्रंप खुद क्या है? जो किसी चीज को मानता नहीं है। तो अमेरिकन को भी चाहिए कि ये शख्स जो उन्होंने दुनिया पर मुसल्लत किया है, इसको जरा जब वो दायरे में लेकर आए, वरना ये दुनिया का बचाना कुछ भी नहीं है। ये दुनिया को आलमी जंग की तरफ जो धकेल रहा है, और एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जब वो धकेल रहा है। अच्छा, अब एक और काम हुआ है, और काम ये हुआ कि डेटा सेंटर्स हिट हो रहे हैं। अमेजॉन का हुआ। अब ये एक बिल्कुल नई डायमेंशन है। इनको अंदाजा ही नहीं था कि ईरान क्या सोचकर बैठा हुआ है, वो इतनी स्ट्रेटजी बना के बैठा हुआ है। अब ये तारीख में पहली बार हुआ है कि डेटा सेंटर हिट हुआ है, यानी डेटा सेंटर अब जंग का लिजिटिमेट टारगेट बन चुका है। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। और डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर जो है, इसका मतलब यह है कि वो आपकी मिलिट्री को भी हिला देगा, आपकी इकोनॉमी को भी हिला देगा, आपको पैरालाइज करके रख देगा। और वेस्ट एशिया में जो अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी है
वो बेसिस से ज्यादा कनेक्टेड है विद डेटा सेंटर्स, क्योंकि अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी जो है वो ऑपरेट कर रही है एआई लेस है ना, एआई के साथ इक्विप्ड किया हुआ है। तो वो एआई कैसे ऑपरेट हो रही है, कैसे काम कर रही है, थ्रू डेटा सेंटर्स। अब डेटा सेंटर्स क्या है, सादा अल्फाज में वो स्टोरेजेस हैं, आपकी डिजिटल इकोनॉमी का वो मरकज है, आपकी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके साथ कनेक्टेड हैं। मतलब हर एक काम जो आप कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट चला रहे हैं, आप जैसे अमेजोन का डाटा सेंटर है, उसका जो सारा लिंक है, और फिर एआई वो सारा कनेक्टेड है विद डेटा सेंटर्स, और स्टोरेज सारी वहां पर जब वो हो रही है। और कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी सर्विलेंस करनी है, वो भी थ्रू डेटा सेंटर्स हो रही है, क्योंकि सबका डेटा वहां पर है। आप जो यहां पर फोन पे कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, इसका डेटा वहां पर जा रहा है। सो सर्विलेंस के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर ये डेटा सेंटर बैठ जाएं तो आपकी मिलिट्री मशीनरी भी मुतासर हुई, आपके गवर्नमेंट ऑफिस पैरालाइज हो जाएंगे, आपकी बैंक एप्स फारिग हो जाएंगी, यानी वो सारा कनेक्टेड है ना इसी के साथ। तो ये एक एक चीज को ठप कर देगा, आपकी सारी डिजिटल इकोनॉमी इसके ऊपर खड़ी हुई है। अगर ये 1 मिनट के लिए भी डेटा सेंटर डाउन हो जाए, इसमें कोई माल फंक्शन आ जाए, 1 मिनट के लिए भी डाउन हो जाए, तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान दे सकता है। और ये इतना सेंसिटिव है, इतना ये सेंसिटिव है कि अगर इसको हिट ना किया जाए, इसमें जो चिलर लगे हुए हैं, क्योंकि इस डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए बहुत सेंसिटिव इकदाम की जरूरत है। एक तो वहां पर आपको बहुत कूल चाहिए, उसको हीट बहुत जनरेट होती है ना, उसको कूल करना है, फिर उसके लिए पानी बहुत चाहिए, उसके लिए बिजली बहुत चाहिए। और अगर आपने सिर्फ वहां पर लगे हुए चिलर्स को ही हिट कर दिया है, अगर वो उनको आपने नकारा बना दिया है बराह रास्त हमले के जरिए या अंदर घुसकर वो चिल्लर आपने नकारा बना दिया, तो ये डेटा सेंटर ऑफलाइन हो जाएगा, ये फारिग हो जाएगा। ये इतना हसास है, उसके ऊपर डायरेक्ट ड्रोन अटैक्स किए हैं ईरान ने। तो ये अमेरिका ने एक ऐसी जंग अपने गले डाली है कि देखिए, नेतन्याहू का काम तो था ना फसाद डलवाना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ईरान का इलाज यह है कि इसराइल भी हिट होगा, और ऐसा हिट होगा कि इसका भुरकस निकालेंगे। वगरना तो यह है ना कि देखें, अमेरिका हारे जीते, इसराइल को उसमें फायदा है, क्योंकि वो मुल्क तो तबाह हो गया ना, इराक तो तबाह हो गया, उसमें अमेरिका जीता हारा, इसराइल ने तो मुल्क को तबाह करवाना है कि उसकी तरक्की का सफर रुक जाए। तो इस बार ईरान ये कर रहा है क्योंकि उसके पास पार है, तो वो इसराइल को भी उतनी कीमत चुकाने पर मजबूर कर रहा है, उतनी तबाही उधर ला रहा है। अगर ईरान में तबाही ज्यादा है तो फिर उसमें अब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखें। तो वो उधर भी तबाही मचा रहा है। तो इसलिए ये नेतन्याहू का वो खेल कि ये तबाह होते रहे और ये बैठकर तमाशा देखेगा, चलने वाला नहीं है। और अमेरिका को वो इतना डैमेज करने जा रहे हैं कि ये हर चौथे दिन जब मुंह उठा के आ जाते हैं यहां पे, ये खेल नहीं चलेगा, इनको वो ऐसा सबक सिखा रहे हैं। तो ये डेटा सेंटर वाला मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गल्फ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। एयरलाइंस पहले उनकी बंद पड़ी हैं, टूरिज्म उनका खतरे में है, बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस उस मद में होने जा रहा है, एनर्जी रेवेन्यू उसमें कट होने जा रहा है। तो अब ये जो डेटा सेंटर्स हैं, इनमें कौन बैठे हुए हैं? इनमें तो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, जो मतलब आम हैं। वो ये कोई बेस नहीं है, ये कोई मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां पर मिलिट्री के लोग बैठे हुए हैं। ये तो आम जो आप टेक एक्सपर्ट्स हैं वो सारे वहां पर बैठे हुए हैं। यानी जब जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर जॉब्स करते हैं तो ये उन्हीं के हैं ना, अमेजोन का है, कोई किसी दूसरी टेक अमेरिकन कंपनी का है, तो आप उनमें जॉब करते हैं, तो आप वहां बैठे हुए। तो इसका गल्फ इकोनॉमी में बहुत बड़ा शेयर है, क्योंकि ये लोग वहां पर जा रहे हैं ना, तो वहां पर जॉब करते हैं, इन्हीं कंपनीज में करते हैं। तो डेटा सेंटर फारिग तो उनकी जॉब्स भी फारिग, और सेफ्टी पहले कोई नहीं है, तो फिर वो लोग वहां पर क्यों रहेंगे? और ये इंतहाई स्किलफुल लोग हैं, वो तो 1 मिनट वहां पर नहीं बैठना चाहेंगे जहां पर उनकी सिक्योरिटी नहीं है। वो कोई मजदूर तबका नहीं है जो डेटा सेंटर्स में बैठा हुआ है, वो तो दुनिया के इंतहाई हाईली स्किलफुल लोग हैं जो डेटा सेंटर्स में बैठे हुए हैं। वो तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे वहां पे। तो डेटा सेंटर्स भी फारिग और वहां पर काम करने वाले लोग भी वहां से इवैक्यूएट करेंगे। उसके बाद क्या? और इसका ताल्लुक मिलिट्री से इस तरह है कि अमेरिकी जो मिलिट्री मशीनरी है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है, डेटा सेंटर्स के साथ, जो उसको सर्विलेंस में मदद देते हैं, आइडेंटिफिकेशन में मदद देते हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर मदद देते हैं, साइबर अटैक्स, और ये सारा इसके साथ कनेक्टेड है। ये उनकी मिलिट्री मशीनरी के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी सिविलियन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी ऑल उसके साथ जब जुड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिकी मिलिट्री मशीनरी के साथ उन्होंने इसको इक्विप्ड किया, इंटीग्रेट किया, तो वो भी इससे डैमेज होने जा रही है। और अमेरिकन इकोनॉमी और गल्फ, तो ये वो धचके पे धचका है। और अभी ईरान ने टारगेट्स को एक्सपैंड करना है। अभी आपको पता है ईरान ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा है कि अब अमेरिका की जो तमाम प्रॉपर्टी है वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। इसराइल ने 2 दिन पहले कहा, साथ ट्रंप ने कहा कि 24 घंटों में ईरान बिल्कुल फारिग हो जाएगा। आज ईरान क्या कह रहा है? अमेरिका की जो जितनी भी प्रॉपर्टी है गल्फ में, ये हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। कोई अमेरिका का होटल है, कोई अमेरिका का और कोई सेंटर है, कोई ट्रंप टावर है, कुछ भी है, ऑल अमेरिकन प्रॉपर्टी इज आर लेजिटिमेट टारगेट। तो हजीमत है, शिकस्त है, तबाही है,
जंग गले पड़ गई है, मानना है तो मान लें। तो पिछली वीडियो में हमने इतनी बड़ी खबर आपके साथ शेयर की कि गल्फ कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिकंसिडर कर रहे हैं। इससे बड़ी कोई शिकस्त उनके लिए हो नहीं सकती। अच्छा, अब इसी दरमियान एक और काम हुआ है, यूके के जहाज आ गए हैं बहरीन और कह रहे हैं कि हम बहरीन की जो हिफाजत करेंगे। अब दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एक साथ साथ भी हो रही हैं, और वो इस तरह भी है कि एक तो जो एयर डिफेंस है वो डिप्लीट कर रहा है, ठीक है ना, एयर डिफेंस डिप्लीट कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का जो टाइम है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे आगे इकोनॉमिक क्राइसिस और ऑयल और एनर्जी क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। और जिनके पास रिजर्व्स है वो खत्म हो जाएंगे 4-5 दिन के अंदर, बहुत सारों के, और बहुत सारों के बहुत थोड़े रह जाएंगे। वो मोमेंट भी करीब आ रहा है। और इसके साथ साथ मजीद मुल्क यहां पर शामिल होते चले जा रहे हैं। फ्रांस आ गया, बरतानिया आ गया, इटली आ गया, कनाडा कह रहा आ रहे हैं। तो आगे यानी 5-7 दिनों के बाद अगर ये जंग चलती है तो कौन से लम्हे पर हम खड़े होंगे? या तो ये बिल्कुल इस तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी कि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, इटली, वटेवर, ये सब ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे बरह रास्त, क्योंकि इनका डैमेज इतना ज्यादा हो रहा था। या फिर इससे इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि ट्रंप को जंग बंद करना पड़ेगी। तो या ये अपने स्केल के लिहाज से एक बाकायदा आलमी जंग में मजीद कन्वर्ट हो जाएगी कि उन्होंने बरह रास्त ईरान पर हमला कर दिया। क्योंकि ये जितना मर्जी डिफेंस कर लें, ईरान एक तो बहुत तबाही मचा दी और वो मजीद मचाएगा। ये इनके जहाज रोक नहीं सकते, ये एयर डिफेंस नहीं कर सकते। वो इसराइल इतना दूर है और उसकी इतनी लेयर्स हैं जिसके लिए पूरा करियर खड़ा किया हुआ है, सैकड़ों जहाज हैं, वो इसराइल का दिफा नहीं हो रहा। तो ये जो यहां खलीज फारस में कंट्रीज हैं और गल्फ हैं, इसके लिए तो वैरायटी बहुत है ईरान के पास, क्योंकि ये करीब हैं। ये क्या रोकेंगे? तो इनको फिर क्या कि हमला वहां पर करना है। तो वो आगे यानी कि एक मोमेंट आ रहा है पैरेलल, क्योंकि एयर डिफेंस भी तो खत्म हो जाएगा ना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो के ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा कि आगे रिजर्व भी खत्म हो गया, ये खत्म होने वाला है। तो यहां पर वो एक फिर ऐसा लम्हा आएगा कि ये देखेंगे कि भाई अब अटैक करना है या क्या करना है। तो ये यानी 4-5 दिन के बाद सूरत हाल और ज्यादा खौफनाक जगह के ऊपर जब वो खड़ी होगी। अब एक जो बात सामने आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने ये कहा है कि 31 मार्च तक ये कंसिडरेशन है कि 31 मार्च तक जो इस जंग को रोका जाए, क्योंकि ट्रंप का दौरा अनाउंस हो चुका है। किसके साथ? चाइना के साथ। अच्छा, ये ट्रंप का शायद कोई ऐसा जहन था कि ये यहां चूंकि चाइना ने गलबा पाया है ना कि मिनरल्स को बंद करके उसने भुरकस निकाला है, अमेरिका का घुटनों पर लाया, तो ट्रंप ने जाना था चाइना, तो ये कोई ऐसा करके जाना चाहता था, क्योंकि आपको इसकी मेंटालिटी का पता है, ये अजीब अंदाज में सोचता है कि मैं चाइना के एक बहुत बड़े इत्तेहादी को यहां पर ढेर करके जाऊं, फिर चाइना से फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाकर बात करूं। ये कुछ ऐसा भी इसके जहन में चल रहा था, क्योंकि चाइना ने इसको धचका दिया थ्रू मिनरल्स रोके। तो अब ये क्या बात करेगा जाकर चाइना से? क्या मनवाएगा चाइना से? किस बात पर मनवाएगा? टैरिफ फारिग हो गए, मिनरल्स को दे, वो ये मिनरल्स नहीं ले सकते, इकोनॉमिक टूल फारिग हो गया, तो अब चाइना पर क्या हमला करना? तो चाइना का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसको ढेर करके तो फिर जाकर चाइना से मनवाना था कि भाई अब ये भी गया तुम्हारा और अगला भी जाएगा, और अब आगे से हम जो मिडिल ईस्ट में तुम्हारी सप्लाई बंद करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट मुकम्मल हमारे कंट्रोल में आ चुका है, गल्फ उनके कंट्रोल में है, ईरान उनके पास चला जाएगा, तो ये सारे ऑयल और एनर्जी रिसोर्सेज तो चले जाएंगे अमेरिका के पास। तो फिर वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ये एनर्जी तुम्हारी वेनेजुएला वो भी हमारे पास, ये भी हमारे पास, अब तुम्हारे पास रह गया सिर्फ रशिया। तो ये कहीं इसके माइंड में चल रहा था, लेकिन वो कहानी तो उल्टी पड़ गई है। ये तो मजीद कमजोर पोजीशन में वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि ईरान तो सर्वाइव कर रहा है, और ये फौज उतार दें, ये जो मर्जी कर दें, ये कहानी इनके हाथ से निकल गई। सो हिजबुल्लाह ने ऑपरेशंस एक्सपैंड किए, 5 इनके फौजी मारे गए हैं, 7 से ज्यादा जो जख्मी हैं, और 173 सेटलमेंट्स के अंदर जो सायरन्स बजे हैं, ये वो सारी सेटलमेंट्स हैं जो ईरान ने कहा था कि ये खाली करें, ये सारी सेटलमेंट्स जो वो खाली करें, ये वहां पर वो अटैक्स कर रहे हैं। और 5 ऑफ देम जो है वो बड़ी सीरियस कंडीशन के अंदर है जो जख्मी हुए हैं, और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर की हैं टुवर्ड्स डैमोना, उसके करीब, और बियर शिवा, ये सारे अंडर अटैक आए हैं। तल अवीव के तरफ दोबारा मिसाइल मारे गए हैं, और जो बेन गोरियन है उसकी तरफ, और इसके साथ साथ जो है वो गल्फ स्टेट्स में जो ड्रोन्स के हैंगर्स हैं उनके ऊपर भी हिट किया गया, यानी जहां पर वो ड्रोन के जो प्रोटेक्शन के लिए वो शेल्टर होता है उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। तो वी कंसीडर द अमेरिकन प्रॉपर्टीज इन द रीजन आर लेजिटिमेट टारगेट। ये है, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि कंप्रीहेंसिव रीजनल वॉर उन्होंने शुरू कर दी है, ये एक नया फेज है। अमेरिकन प्रॉपर्टीज में हमारा रीजनल टारगेट है, तो अमेरिका की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा है, यहां पर तो ट्रंप टावर भी है। तो फिर ईरान कह रहा है कि मॉडर्न मिसाइल सिस्टम जब वो मजीद हमारा आ रहा है वो हम फायर करेंगे, और ये जो रिवेंज है, रिवेंज के ऑपरेशन जब हमारे जारी रहेंगे, वेट फॉर द सरप्राइज, ईरान कह रहा है 8वें दिन। और ब्लूमबर्ग ने ये कहा है कि कोई ऑयल टैंकर पिछले 24 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजर सका, नो ऑयल टैंकर। ये है हजीमत, इसलिए कह रहे हैं आज खुलवाएंगे, कल खुलवाएंगे, परसों खुलवाएंगे। और जो सेंट्रल कमांड है ईरान की, उसने कहा है कि हम मुकम्मल मॉनिटर कर रहे हैं ये कुर्दों की हरकत को, और इस बॉर्डर के ऊपर एक्टिव हैं, ये कोई भी हरकत करेंगे तो हम पूरी तरह से अलर्ट है। तो
देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो आकर काफी ज्यादा इनको डैमेज करें, बहुत ज्यादा तबाही मचाएं। वो आकर पाइपलाइंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं ताकि ईरान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस जब वो पैदा हो जाए। ये सारा वो कर सकते हैं, लेकिन ईरान बहरहाल उनसे लड़ेगा और उनको वहां पर टिकने नहीं देगा। वो किसी भी एरिया को होल्ड ऑन नहीं कर सकेंगे। तो ईरान ने कहा है कि कोई यहां पर जो अनरेस्ट नहीं है। अब ये चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, कतर ने कहा $150 के ऊपर जाने वाला है ऑयल, और रशिया ने कहा कि हमसे एनर्जी जो डिमांड है बढ़ गई है। ईरान जंग के नतीजे में हमसे एनर्जी डिमांड बढ़ गई है और अमेरिका 30 दिन का अलाउ कर सकता है रशिया को कि ऑयल बेच लो। तो रशिया इस सूरत हाल को वैसे ही जाने देगा। रशिया जो इतनी मुश्किल पोजीशन में था, वो आज अगर इस लेवरेज में आ रहा है तो वो, यानी अमेरिका ये कह रहा है कि रशिया को ऑयल बेचो ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस नीचे आए और कमी कम हो, ताकि जो प्रेशर क्रिएट होना है वो ना हो। तो रशिया इसको वैसे ही करेगा जैसे अमेरिका चाहता है। इस लम्हे को वो ऐसे ही इस्तेमाल करेगा अमेरिका के हक में, अमेरिका के फायदे में। प्यूटन ने क्या कहा है, हम तो बंद कर सकते हैं गैस और एनर्जी सप्लाई, और खासकर यूरोप को। तो रशिया, इनका ये समझते हैं रशिया बेवकूफ है। इस लम्हे को वो इस तरह इस्तेमाल, जैसे ये खेलना चाहते हैं रशिया को, रशिया वैसे करेगा। आप अंदाजा करें कि रशिया की लेवरेज बढ़ी है इस जंग से, कम नहीं हुई है। और यही बात ईरानियंस ने कही थी। अच्छा जी, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इस जंग को जब रोका जाए, और जो उनकी लॉबिंग सारी है वाशिंगटन के अंदर वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और लॉ मेकर्स और सारे इस जंग को जब रोका जाए। ट्रम्प ने कहा कि क्यूबा जो बहुत जल्दी फॉल कर जाएगा और इस ऑपरेशन को जब वो मार्को रूबियो जो है वो देखेगा, ठीक है ना, इसको मार्को रूबियो देखेगा। अच्छा, ये इस वक्त की जनाब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राज रोका करें जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।